हेलो एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। सो आज आप अपने पेन और कॉपी दोनों उठा लेना, नोट्स बनाते रहना, लिंकेजेस डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी के करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर IIP के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो वो अब ऑल टाइम 9 मंथ्स के लो पे है, जिसमें मेजरली हमारी जो इंडस्ट्री हैम्पर हुई है इससे वो है माइनिंग इंडस्ट्री एज वेल एज हमारी जो इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है वो। मेजर रीजन बीइंग यहाँ पर कि अगर हम डेटा थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो अप्रैल का डेटा था या मई का डेटा था उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो 6.3% पे अप्रैल के डेटा में मई 2024 में ये था। ठीक है, सो मई 2024 में ये अब जो डेटा है वो ये बोल रहा है कि जो हमारा प्रोडक्शन का इंडेक्स था वो अराउंड 6.3% था, जो अब इस साल अप्रैल में ड्रॉप होकर कितना रह गया 2.6%। ठीक है, अब मई का डेटा आता है उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि वो ड्रॉप होकर फर्दर 1.2% हो गया। वाई वॉज दिस? इसके पीछे के रीजन बेसिकली ये दो इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड नहीं आई एंड माइनिंग एक्टिविटीज इतनी आसानी से कैरी आउट नहीं हो पाई, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास जो मॉनसून है वो इस बार अबव एवरेज है। अबव एवरेज में हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में कि 8% अबव द एवरेज वो है इस साल के लिए। एंड सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी इस साल नहीं आई है क्योंकि अब हमारे पास मॉनसून जो है उसका प्री ऑनसेट हो गया था। मई हमने देखा है कि कूलर मई के मंथ्स आए हैं इस बार हमारे पास, है ना। सो एज अ रिजल्ट अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की इतनी डिमांड नहीं हो पाई तो प्रोडक्शन का तो क्या ही फायदा, प्रोडक्शन करोगे तो वो लॉस में जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस बार प्रोडक्शन भी नहीं हुई। माइनिंग क्यों नहीं हुई है? क्योंकि माइनिंग वाले जितने भी एरियाज हैं वहां पे हम देख रहे हैं अगर बारिश हो रही है तो कोलैप्स होने के चांसेस माइंस के ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो ये इस न्यूज ने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कंज्यूमर के डेटा को लेकर भी बोला। कंज्यूमर के डेटा के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि जितने भी हमारे पास फिनिश्ड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है ना, वो भी अब लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं उनको परचेज करने के लिए। इसके अलावा और यहां पर कुछ न्यूज में आपको नहीं दिया गया है। तो डेटा के तौर पे ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट फॉल्स मोस्ट इन 5 years, थोड़ा सा इसको देख लेना एक बार। अब IIP डिस्कस कर रहे हैं, CPI को देखना, WPI को देखना, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, उसके अंदर देखना है। IIP में मेजरली कौन सी इंडस्ट्री का कितना यहाँ पर शेयर है उसको भी देख लेना। ठीक है, माइनिंग का कितना परसेंटेज है, या आप कह सकते हो कि हमारे पास कितना इलेक्ट्रिसिटी के आउटपुट का या बाकी जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रीज है उनका क्या लेना देना यहाँ पे है, कितना परसेंट उनका शेयर होता है। देन सवाल ये है कि द इंडेक्स ऑफ IIP फेल टू 2.6% इन अप्रैल 2025. Second, the consumers are actively purchasing durable goods. So which of the statements above is correct? और मैं दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ कि IIP जो कि लास्ट ईयर अप्रैल 2024 में हमारे पास अराउंड 6.3% था, वो अब 2.6% पे आकर गिर गया है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। दूसरी चीज जो है, कंज्यूमर्स एक्टिवली परचेज कर ही नहीं रहे हैं ड्यूरेबल गुड्स, वो परचेज ही नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है। देन नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियाज आउटरीच टू ग्लोबल साउथ। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 5 कंट्रीज विजिट करने वाले हैं। 5 कंट्रीज अमंग, यहाँ पर हमारे पास ब्रिक्स इस बार ब्राजील में हो रहा है। ब्रिक्स के समिट में भी अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से ब्रिक्स के हिसाब से ब्राजील तो विजिट करेंगे ही करेंगे, बट उसके अलावा भी। ठीक है, तो अब कौन सी 5 कंट्रीज जो है, 5 कंट्रीज हैं जिनको विजिट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है गाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। ब्राजील तो वो जाएंगे ब्रिक्स समिट के लिए, बट उसके अलावा भी वो यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग बात करने या डिस्कस करने भी जाएंगे आफ्टर द सेशन या द समिट जो है जब वो खत्म हो जाएगा। सो गाना की बात करते हैं। तो गाना के साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, मैपिंग भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अगर हम देखें तो गाना की बात कर रहे हैं तो एक तरह से ग्लोबल साउथ ही आता है। सर्दर्न रीजन हमारे पास आ रही है, अफ्रीकन नेशन एंड साउथ अमेरिकन जितने भी रीजन आ रहे हैं हमारे अंदर, हमारे पास वर्ल्ड के अंदर, वहां पे प्रधानमंत्री विजिट क्यों कर रहे हैं, उनका एरियाज का अलग अलग इंपॉर्टेंस यहां पर इंडिया के लिए है। सबसे पहले अगर हम गाना को डिस्कस करते हैं, गाना के केस में अगर हम देखें तो वो वेस्ट अफ्रीका की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मैक्सिमम डेस्टिनेशन है फॉर एक्सपोर्ट्स गाना की वो इंडिया है, यानी कि मैक्सिमम इंपोर्ट्स गाना की तरफ से अगर हम देखें वो इंडिया में ही किए जाते हैं। ठीक है, 70% ऑफ इट बीइंग गोल्ड। ठीक, 70% जो है गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा है गाना से, यानी कि 70% ऑफ गानियन जो गोल्ड है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर गाना के लिए इंडिया है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं एंड डिस्कशन किसके बेसिस पे होंगे, डिफेंस, एनर्जी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। ठीक, दूसरी चीज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो जितने भी इंडिया से लोग अब जाते हैं, डायस्पोरा जिसको हम बोलते हैं,
ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में 40 से 45% जो लोग हैं वो इंडियन डायस्पोरा ही है, यानी कि इंडिया से माइग्रेट होकर TNT में गए हैं। एंड 40 से 45% में अगर हम देखें तो करंटली वहां के जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक, ये चीज को भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर देना। एंड 1999 के बाद कोई पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो जा रहे हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो 180 ईयर्स ऑफ अराइवल ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स इन TNT इस साल सेलिब्रेट किया जाएगा। सो आप कह सकते हो कि इंडियन रूट्स को यहाँ पे या कल्चरल हेरिटेज को यहाँ पर इन्वोक करके आप कह सकते हो कि डिप्लोमेटिकली हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर जन्म दिया जाए। जन्म भी एज इन कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज, बीट डिफेंस सेक्टर में, बीट कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है, बीट कोई स्ट्रेटेजिक पोर्ट बनाने की बात की जा सकती है, कोई स्पेशल ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना जो है वहाँ पे अगर आप कहें तो ट्रम्प के फेवरेट प्रेसिडेंट है। सो अब हम यहाँ पे बात करें तो इन्हांसिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, एनर्जी एक्सेट्रा पार्टनरशिप्स के ऊपर मेजरली डिस्कशन हो सकती हैं। साथ में अब बायलेटरल मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर, जिसके अंदर बेसिकली हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होने के चांसेस हैं। मैंने बोला था इंडिया ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है, तो अर्जेंटीना के पास अब इंडिया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो अर्जेंटीना इंडिया को क्या क्या चीज़ें भेजता है। एडिबल ऑयल्स बेचता है, जिसके अंदर बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे पास फ्लावर ऑयल आ गया, सनफ्लावर ऑयल आ गया, सोयाबीन आ गया, एंड सप्लायर जो है वो मेजरली अर्जेंटीना ही है इंडिया को। उसके बाद अगर हम ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील में ऑलरेडी यहाँ पर अब बता तो रहे ब्रिक्स समिट तो हो ही रहा है, बट अब यहाँ पे ग्लोबल परफॉर्मेंस, पीस एंड कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म, ये सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, इन सब के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होने के चांसेस है। ब्राज़ील जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन साउथ अमेरिका। तो ये फैक्ट्स याद रखिए कि हमारे पास जो गाना है वो अगर हम देखें वेस्ट अफ्रीका की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के हिसाब से वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, यानी कि गाना जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्ट उसका इंडिया जाता है। तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे उसके लिए शेयर होल्डर की तरह है, या शेयर होल्डर भी नहीं, उसके लिए एक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह होल्ड करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन साउथ अमेरिका। देन अब हम बात कर रहे हैं नमीबिया की, जो है फर्स्ट विजिट टू नामीबिया, थर्ड प्राइम मिनिस्टर टू विजिट दिस कंट्री। तीसरे प्रधानमंत्री जो हैं वो नामीबिया जाएंगे। अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए इसमें से थर्ड प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी होंगे जो वहां जा रहे हैं। ठीक है, एंड वहां पे फाउंडिंग फादर ऑफ नामीबिया की को आप कह सकते हो होमेज देने जाएंगे, ट्रिब्यूट देने जाएंगे। सो अब एज अ रिजल्ट यहाँ पे देखें तो बायलेटरल ट्रेड के चांसेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट भी इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा हुई है, उनके लिए वो FDIs होंगे। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे माइनिंग के लिए, डायमंड्स के लिए या डायमंड एक्सट्रैक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए एंड सर्विसेज के लिए नमीबिया में एग्जिस्टेंस वहाँ पर अपनी दिखाई है। तो अब उसी पावर को यूज़ करते हुए उसको एक्स्ट्रा और ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होने की चांसेस हैं। एंड नामीबिया जो है एक ऐसी कंट्री है जिसने अब क्या किया था, हमें चीताज कह सकते हो वो भेजे भी थे। ठीक है, जो अब कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर भी हैं। सो अब उसी तरीके से आप कह सकते हो कि इट वाज द लार्जेस्ट या इवन के फर्स्ट ऐसी चीज़ कि हमने इतने बड़े आप कह सकते हो स्पीशीज़ को जो कि प्रेडेटर स्पीशीज़ है उनको सप्लाई किया था, या इंटरनेशनली हमने उन्हें इंपोर्ट किया था, या नमीबिया ने इंडिया को उसको भिजवाया था। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट अब इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर स्ट्रेटेजिकली इंडिया जो है इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज कर रहा है, ट्रेड के बेसिस पे भी और डिप्लोमेटिकली भी। और अगर मैप पे भी आपको ये पॉइंटर्स इजीली नजर में आ रहे होंगे कि लोकेशन कहाँ है। लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। कैसे? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गाना की लोकेशन आ गई, देन हमारे पास रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील है, देन हमारे पास अर्जेंटीना आ जाता है, एंड देन वी हैव हियर स्पेन, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की जब हम बात कर रहे हैं, देन हमारे पास जो पर्टिकुलर लोकेशन आ जाती है ब्राज़ील की। सो ये सारी जगहें जो हैं हमें क्या कर रही हैं, ग्लोबल साउथ का एक्सेस तो दे ही रही हैं, ट्रेडिंग के लिए भी हमें जगह दे रही हैं, एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। तो पोर्ट्स के लिए भी हो सकता है डेवलपमेंट की बात की जा सके, तो जिस तरीके से हम अपना कॉरिडोर हो सकता है इंडिया आने वाले टाइम में लॉन्च भी कर दे किसी तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, डिफेंस बेसिस बनाने के लिए। सो अब एक तरह से इंडिया जो है प्रोग्रेशन यहाँ पर अपना दिखाते हुए। अब सवाल यही है कि ब्राज़ील इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ अमेरिका, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर Ghanaian exports, India is Argentina's 5th largest export destination. So how many statements are correct?
दिस आई एम मेकिंग यू लर्न कि इन केस अगर आपका इस साल मेंस भी है ना, तो अगर आप ट्रेड को रिलेटेड कोई भी सवाल लिखते हैं एंड ऐसा कोई स्ट्रेटेजिकली आपसे सवाल भी पूछा जाता है तो आप ये कोट कर सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड ये हो सकता है आपको प्री में भी कहीं से भी पूछा जा सके, है ना। तो किसी भी तरह का एग्जाम, बीट कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स को यहाँ पे करेक्ट देने का मतलब ही यही था कि आपको पता लग जाए सीधे सीधे तरीके से कि इंडिया का इन सारे नेशंस के साथ क्या रिलेशन है, स्ट्रेटेजिकली एज वेल एज यहाँ पर इकोनॉमिकली भी। ठीक, सो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, वाई कैनेडा मेड अ यू टर्न ऑन इट्स कंटेंशियस डिजिटल सर्विसेज टैक्स। तो अब हमें पता है कि जो ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी है, जो हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, वो अब 9 जुलाई की उसकी डेडलाइन है। सो उससे पहले क्या हो रहा है, धीरे धीरे हर एक नेशन से ट्रंप की मीटिंग हो रही है, यूएसए के साथ डील्स हो रही हैं यहाँ पे। तो अब धीरे से अगर हम देखें, यू टर्न लगा लिया यहाँ पे कनाडा की गवर्नमेंट ने। वो क्या हुआ है कि एक डिजिटल सर्विसेज टैक्स करके उन्होंने 3% का सेस या टैक्स लिवाई करना था, या लिवाई करने की बात की थी ऑन ऑल दोज इंटरनेट सर्विसेज या ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जो कि अब कनाडा में एग्जिस्ट करते हैं, एंड उनकी अगर ईयरली इनकम $20 मिलियन से ज़्यादा अगर होती है, 20 मिलियन या $20 मिलियन से ज़्यादा होती है, तो उनको 3% टैक्स देना पड़ेगा उनको। ठीक है, यानी कि अब अगर कोई भी सर्विसेज, बीट गूगल होगी फॉर एग्जांपल, गूगल ने अब सर्विसेज प्रोवाइड की कनाडा में, और कनाडा से ही उनको 20 मिलियन से ज़्यादा पर साल इनकम या रेवेन्यू अगर आता है, तो 3% उनको जो टैक्स है वो अब कनाडा की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये उन्होंने रूल पास किया था। बट अब धीरे धीरे अगर हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिकली जो टैरिफ के डिटेल्स या जो डेट है वो लास्ट यहाँ पर पास आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो यू टर्न ले लिया इस बिल के ऊपर कि उसको अब वापस ले लिया बिल को कि दिस शुड नॉट एग्जिस्ट। सो इसके रिटर्न में अब जो यूएसए की तरफ से क्या यहाँ पर रिलेशन में आया था कि 10% तो आया ही है, 10% तो बेसिक टैरिफ वो हर एक के ऊपर लगा ही रहे हैं। बट कनाडा एज वेल एज अगर हम देखें मैक्सिको, दोनों के ऊपर यहाँ पर टैक्सेस अच्छे खासे लगाए गए थे। वो क्या है कि अब कनाडा एंड मैक्सिको पे एडिशनल 25% ऑन एक्सपोर्ट टू यूएसए लगाया जाएगा टैक्स। ठीक है, इसके अलावा अब इलीगल स्मगलिंग को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पर, यूएसए ने बोला कि हमने ये किया है कि आप फेंटेनल जो कि स्मगल करते हैं यूएसए के अंदर, फेंटेनल एक ओपियोइड है ना, अगर आप इलीगली इसको स्मगल कर रहे हैं तो हम अपना टैरिफ रेट बढ़ा देते हैं, देखते हैं कैसे भेजते हो, है ना। उन्होंने यहाँ पे टैरिफ वॉर को लेकर यहाँ पे कुछ नहीं बोला था, बट उन्होंने अपने रीजन स्पेसिफाई किए। सो ऑलरेडी ये सब चीजें चल रही हैं। 50% टैरिफ लगा दिया स्टील एंड एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स के ऊपर फ्रॉम कनाडा, एंड 25% ऑन ऑटो इंपोर्ट्स। तो ये सारी चीजें लगा दी गई थी। अब इसके पीछे का एक रीजन ये जो है, ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स भी माना जा रहा है। सो अब गुड बुक्स में ही रहना चाहते हैं यूएसए के, है ना, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी देश है, एंड मैक्सिमम यूएस के जितने भी प्रोड्यूस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसको इंपोर्ट कनाडा भी करता है, उसको हाई टैक्सेस पे भी नहीं चाहता वो। सो एज अ रिजल्ट अब ये जो बिल है वो पास वापस से ले लिया गया। सो अब हमारे पास डिजिटल सर्विसेज बिल मेड इंटरनेट सर्विसेज एक्सपेंसिव फॉर एवरीवन इन कनाडा। यूएसए imposed 50% tariff for steel imports from Canada. Which of the statements above are correct? तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है कि अब डीएसटी बिल की बात करो। ठीक है, तो गूगल अगर ऑपरेट कर रहा है सर्विसेज के साथ, अगर वो मान भी जाता है कि कनाडा की गवर्नमेंट को 3% टैक्स यहाँ पर देगा, बट जो सर्विसेज है वो कनाडा के लोगों से ही, तो अब वहाँ पे भी तो महंगा हो जाएगा ना, कि अगर उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब कंपनी अपनी जेब से तो कभी जनरली देना नहीं चाहती, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, तो अपनी सर्विसेज कनाडा में पहली बात है कि लोगों को जो उसको यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी महंगा करेंगे, है ना। कोई भी पेड सर्विस उसको महंगा कर देंगे, वहाँ से उनको इनकम जनरेट होगी तो वो 3% जो है वो सरकार को देंगे। सो फॉर अ पर्सन और अ यूजर, उसके लिए भी ये चीज़ महंगी हो रही थी, ये सर्विसेज महंगी हो रही थी। गूगल तो जैसे एक एग्जांपल है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, है ना। सो अभी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर करेक्ट है, तो सी का करेक्ट आंसर बनता है। देन इंडिया सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन इवन विदाउट द वर्ड। सो यहाँ पर ना हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी कि आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से बोला गया था कि जो वर्ड है सेक्युलर और जो हमने सोशलिस्ट, जो दो वर्ड्स जो हैं ऐड किए थे, इनको रिमूव कर देना चाहिए था। सो अब यहाँ पर हमारे पास जो 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, 1976 के अंदर जो हुई थी, उसके कॉन्ट्रावेंशन में आप कह सकते हो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आई थी। बट उसके अंदर जो है मेजरली यहाँ पर चीज़ों को चेंज किया गया था, बट जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है उसको तो यहाँ पर उन्होंने भी रिमूव नहीं किया, बल्कि ये जो अब जनसंघ है, जो कि अब बीजेपी की आप कह सकते हो प्रीडिसेसर है
है ना, उन्होंने भी तो रिमूव नहीं किया, अगर कर सकते थे तो वो भी रिमूव कर देते, है ना। बट अब यही है कि 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपस में जो है एक दूसरे के साथ टसल दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। बट अब उसके पीछे का एक रीज़न ये भी था कि जुडिशरी के साथ एज वेल एज एग्जीक्यूटिव जो है हमारा, यानी कि सरकार और जुडिशरी के बीच में भी आपस में काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत हुई थी। तभी तो हम बोल रहे थे कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें जो है हम लेकर चल रहे थे उसी टाइम पे, क्यों? क्योंकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में यहाँ पे टसल थी, है ना। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे केस लॉज भी आए। बट ये न्यूज़ हमें ये चीज़ बोलती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में हमारे पास सेक्युलर वर्ड नहीं भी ऐड करते हो तो बहुत सारी ऐसी प्रोविजन जो है वो इनहेरेंटली हमें ये बताती हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, ठीक है। वैसे कैसे बताती है वो हमें, उन्होंने बहुत सारे ऐसे हमें आर्टिकल्स भी बताए कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है इक्वालिटी के बारे में, है ना। 15 की बात कर रहे हैं तो वो प्रोहिबिट कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन ऑल्सो। सेक्युलर वर्ड तो वहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कि विदाउट यूज किए हमने बोल रहे हैं कि इक्वालिटी सबको दे रहे हैं रिलीजियस बेसिस पे भी। 16 आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी हमें दी जा रही है, उस केस में भी हम सेक्युलर तो है ही है। हमने रिलीजन का तो यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया ही नहीं कि इस रिलीजन वाले को ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा, हमने तो सबको इक्वालिटी यहाँ पर दी है। तो ऑलरेडी हमारा ये इनहेरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ केस लॉज यहाँ पर हमें बताए, जैसे कि केशवानंदा भारती केस, ठीक है, जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोला और साथ में उन्होंने ये चीज भी बोली कि हमारा जो कंट्री है वो ऑलरेडी सेक्युलर है, तो इनहेरेंटली अगर हम देखें तो इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सेक्युलरिज्म जो है विदाउट इवन मेंशनिंग द वर्ड इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन अब हमारे पास SR बोमाई केस 1994 में भी आता है, उन्होंने भी यही चीज को स्टेट किया। दो ये सेंटर स्टेट रिलेशन के रिलेशन में केस था, बट उसके हिसाब से अगर हम देखें उन्होंने भी यही चीज बोला कि सेक्युलरिज्म जो है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का इनहेरेंट पार्ट है। देन हमारे पास बेरूबारी का केस भी आता है जिसमें बोल दिया गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। उसका अब उसके बेसिस पे जो बिल्डअप हुआ, डेवलपमेंट हुई, देन केशवानंदा भारती केस आया, फिर हमारे पास SR बोमाई केस आया, फिर हम उससे पहले थोड़ा और पीछे चल जाते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर जो है गलत दिया गया है आपको। फिर मिनर्वा मिल्स का केस आया, उन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी के बेसिस पे जो है डिबेट की, क्योंकि हमारी इमरजेंसी 1975 में लगी थी, है ना। इमरजेंसी के बेसिस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिबेट भी की, ठीक है। फिर अब मल्टीपल उसके अंदर डिसीजंस भी आए, बट उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की कि उन्होंने सेक्युलरिज्म नहीं, उन्होंने बोला कि सोशलिज्म भी हमारा इनहेरेंट पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो अब इसी हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो पार्ट 4 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्पेसिफाई कर रहे हैं गोल्स को, वो भी अचीव किए जाने हैं, है ना। दो वो अब किसी तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट लीगली बाइंडिंग ना होते हुए भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस की तरह वो सरकार के हेल्प करती हैं, है ना। सरकार को यहाँ पर गाइड करती है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है या किस तरीके से हमें पॉलिसीज के अंदर इनकलकेट करना है इन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। सो इसी तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसके तहत हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी यहाँ पे ऐड हुई थी, उसको भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने नहीं हटाया, ठीक है। सो उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो DPSPs हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, उसके अंदर भी हमने कुछ ऐसे DPSPs को भी ऐड किया, राइट, उसको भी यहाँ पर रिमूव नहीं किया गया। सो उसी का यहाँ पर जो है बेस को मानते हुए जो मिनर्वा मिल्स का केस था, उन्होंने बोला कि हमारा इनहेरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म तो है ही है, सोशलिज्म भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो इसी के बेसिस पर डिसीजन जो वो ऑनगोइंग दिए गए। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब इस चीज के बारे में कुछ बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने आपको कहा था केस लॉज जो है वो है अच्छे से पढ़ लेना। तो उसी से रिलेटेड अब देख लो कि इंपॉर्टेंट न्यूज भी हमारे पास आ गई, तो अब केस लॉज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स, SR बोमाई केस; सेक्युलरिज्म एज बेसिक डॉक्ट्रिन, मिनर्वा मिल्स केस; सेंटर स्टेट रिलेशंस, बेरूबारी केस; सोशलिज्म एज बेसिक डॉक्ट्रिन, केशवानंदा भारती केस। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच? तो अभी मेरे को अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स हमारा हुआ था बेरूबारी केस के अंदर, ठीक है। बांग्लादेश, ठीक है, उस टाइम पे आप कह सकते हो कि ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमारा एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स यहाँ पर होना था, कुछ जो मार्किंग या डिमार्केशन में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक। सो सेक्युलरिज्म एज अ बेसिक डॉक्ट्रिन जो है वो हमें यहाँ पर, एक तो सबसे बड़ी बात SR बोमाई केस ने भी बोला था, बट यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है अगर वो मेंशन किया गया है तो SR बोमाई केस उसके साथ यहाँ पर डील करेगा। सेक्युलरिज्म एज अ बेसिक डॉक्ट्रिन केशवानंदा भारती केस के साथ, मिनर्वा मिल्स केस जो है वो सोशलिज्म एज अ बेसिक डॉक्ट्रिन यहाँ पर आपका बनेगा। तो आपको ये आंसर गिवन है, ठीक। सो अब नेक्स्ट, पाकिस्तान एंड चाइना में क्रिएट न्यू रीजनल ब्लॉक। तो ऑलरेडी रीजनल ब्लॉक हमारे पास है सार्क, जिसको हम बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बट अब हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि हमने देखा है रिसेंटली न्यूज में भी ये चीज पड़ी थी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना तीनों ने मिलकर यहाँ पे जो मीटिंग की है, ठीक है। बट दो बांग्लादेश इस चीज को मना कर रहा है कि इट वाज नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, वो एक जनरल मीटिंग थी, कुछ ऐसा वो यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ है। बट आने वाले टाइम में इट इज एक्सपेक्टेड कि एक नया ऐसा रीजनल ब्लॉक वो डेवलप करे।
ठीक, तो इससे जुड़ा अब हमारे पास जो सवाल है कि वैसे सार्क नेशंस के भी यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक, तो इससे जुड़ा अब हम सवाल देख लेते हैं कि सार्क जो है इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1985। Ziaur Rahman was the force behind creation of SAARC. The current chairmanship of SAARC is with Maldives. How many statements are correct? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओनली 2। ठीक है, जो सार्क है वो ऑब्वियसली एस्टैब्लिश तो किया गया था 1985 के अंदर। ठीक है, साउथ एशियन जो रीजन्स हैं आपस में कोऑपरेटिवली यहाँ पर डेवलप करें, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो सभी का सेम यहाँ पर एजेंडा रहता है। दूसरी चीज़, जियाउर रहमान जो वहाँ पे उस टाइम पे आप कह सकते हो 1970s के अंदर बांग्लादेश बना, तो हमारे जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान 1980s के टाइम पे, जब ऑलरेडी ये चर्चा चल रही थी फॉर द मेकिंग ऑफ सार्क, तो उन्होंने पुश किया कि हमें सार्क की क्रिएशन करनी चाहिए। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। करंट चेयरमैनशिप सार्क की जो है वो मालदीव्स के पास नहीं, वो नेपाल के पास है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी बनता है। देन 683 स्पीशीज एडेड टू इंडियाज फौना, 433 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा ड्यूरिंग 2024। तो अब इसके अंदर आपको ये नहीं देखना है कि कितनी ऐड हुई हैं, कहाँ से ऐड हुई हैं, बट आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। न्यू डिस्कवरीज ऑफ फोना, पहले तो आपको फ्लोरा और फोना पता होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है, फ्लोरा फोना क्या होती है, नाम आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ फ्लोरा फोना क्या होती है। ठीक, फोना के केस में अगर हम देख रहे हैं 2024 में, वैसे आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2024 में जो डिस्कवर हुई केरला के अंदर सबसे ज़्यादा, देन उसके बाद कर्नाटका में, देन उसके बाद तमिलनाडु में। ठीक, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें तो अरुणाचल प्रदेश इसको लीड कर रही है, फॉलोड बाय मेघालय, एंड उसके बाद हम देखें तो वेस्ट बंगाल में भी कुछ डिस्कवरीज हुई हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर, जो कि एक ऑलरेडी हमें पता है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। वो उसके अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट्स यहाँ पर नई नई स्पीशीज की हुई हैं, कितनी हुई हैं क्या है वो आपको लेना देना इसमें कुछ भी नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि फ्लोरा कहाँ पे या कितनी फोना यहाँ पर डिस्कस की गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, प्लांट डिस्कवरीज की जब बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फोना की जब हम बात करते हैं तो वो एनिमल स्पीशीज होती है, एंड फ्लोरा, फ्लावर से आपको वर्ड पता होना चाहिए, वो प्लांट स्पीशीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल स्पीशीज फोना बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं प्लांट स्पीशीज को। ठीक, सो हमारे पास एनिमल स्पीशीज की बात करें तो मैक्सिमम लीडिंग यहाँ पे नई स्पीशीज जो है वो केरला के अंदर मिली है, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन तमिलनाडु। ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम यहाँ पर, फॉलोड बाय मेघालय, देन वेस्ट बंगाल के अंदर भी हमें देखने को मिली है। उसके अलावा अगर हम देखें अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड जो हमारा ऑलरेडी एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हम उसको मानकर चलते हैं। देन प्लांट डिस्कवरीज की बात करें तो अगेन केरला उसमें लीड कर रहा है, बट सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर अब क्या है, महाराष्ट्र है एंड नॉट कर्नाटका। ठीक है, तो अब इतना याद कर सकते हो कि एनिमल स्पीशीज में दोनों साइड या प्लांट स्पीशीज में दोनों साइड हमारे पास केरला ही है। ठीक है, एनिमल स्पीशीज में अगर हम सेकंड पोजीशन पे देख लेते हैं तो यहाँ पे कर्नाटका आ जाता है, यहाँ पर महाराष्ट्र आ रहा है। ठीक है, थर्ड स्पीशीज के टाइम पे अगर हम देखें तो देन तमिलनाडु आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास थर्ड में उत्तराखंड आ रहा है। ठीक, ये टॉप 3 आपको यहाँ पर याद होगी नई नई स्पीशीज के लिए कौन सी अंदर कितनी ज्यादा स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो हमने न्यू ऐड की है, जो कि एंडेमिक होंगी मोस्टली टू इंडिया, है ना। सो अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हमारे पास, मेघालय में, देन मिजोरम में, देन उसके बाद हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर भी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर भी, प्लांट डिस्कवरीज में केरला, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जिसके अंदर मैक्सिमम अब मेजर आपका काम आता है कि आप जानेंगे, आपको सर्च करना पड़ेगा कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, लाइकन्स एंड फंजाई ये क्या होते हैं। ये सारे टर्म्स आप अपने इन्वायरमेंट में, एंड बेसिक्स आपका कितना प्रिपेयर्ड है एनसीईआरटीज में, क्योंकि ये सारी टर्म्स वहाँ पे मेंशन की गई हैं एनसीईआरटीज के अंदर, क्या क्या चीज़ें मेंशन की है एंड उसकी जो डेफिनेशंस हैं आप उसके ऊपर यहाँ पे मेजरली जो आपकी कीवर्ड्स है उस पर फोकस करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, लाइकन्स एंड फंजाई। अब उनके केस में मैं ये सवाल बना देती हूँ कि उनका यहाँ पर रोल क्या रहता है। ठीक, उनका क्या क्या रोल है मेजरली इन द बायोडाइवर्सिटी, आप मुझे वो बताएंगे, छोटे छोटे पॉइंटर्स में आप मेरे को बता सकते हो कि क्या है। अब हमारे पास नए जीनस जो हैं वो भी हैं। अब एक इसके ऊपर यही है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पे हमने एक नया जो है जीनस जो रेप्टाइल से रिलेटेड है वो ऐड किया है। ठीक, नाम आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखने की जरूरत है, इतना भी ज़्यादा देखने मतलब आप कह सकते हो कि पढ़ने की रट्टा लगाने की इतनी जरूरत नहीं है, बस आप एक बार नाम पढ़ लीजिए कि मेजरली अगर हम देखें तो 683 स्पीशीज, 433 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा, जो फोना के अंदर हमने स्पीशीज ऐड की हैं, टैक्सास फ्लोरा के अंदर ऐड किए हैं हमने 2024 के अंदर। सो अब इससे जुड़ा सवाल यही है कि कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम फ्रॉम लोएस्ट दैट इज बॉटम टू हाईएस्ट
इन ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, डोमेन, चूज द करेक्ट ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, BACD। फैमिली सबसे पहले आएगी, फिर ऑर्डर आता है, फिर फाइलम आता है एंड डोमेन आता है। दो ये एकदम से साथ में नहीं आते हैं, इसका करेक्ट ऑर्डर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले स्पीशीज आएगा, स्पीशीज का जीनस क्या है, फिर वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, किंगडम क्या है, डोमेन क्या है एंड देन लाइफ क्या है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, इसको आपको रटना है, रट्टा मारना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर प्रोबेबल वे। इससे आपको ऐसे सवाल यूपीएससी में पहले भी पूछे जा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि 337 टन्स ऑफ यूनियन कार्बाइड वेस्ट इंसिनरेटेड, रेजिड्यू टू बी बरीड इन अ फ्यू मंथ्स। तो आपका अब यहाँ पे काम यही है कि इंसिनरेशन क्या होती है उसको देखेंगे आप। इंसिनरेशन के अलावा हमारे पास और कौन से ऑल्टरनेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू पोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर आप बिल्डअप करना, ठीक है। एंड अब यूनियन कार्बाइड वेस्ट के रिगार्डिंग जितना भी इंसिनरेट यानी बर्निंग करना होता है, उसको हाई टेम्परेचर्स पे बर्न करते हो आप, वो इंसिनरेट कर दिया गया है। एंड एज पर द SOP दैट वाज डेडिकेटेड या बेसिकली बनाई गई थी फॉर यूनियन कार्बाइड वेस्ट, उसके अकॉर्डिंगली उसे जला दिया गया है। एंड जितना भी अब रेजिड्यू कलेक्ट हुआ है एंड जो ऐश यहाँ पर आप कह सकते हो ऐश से रेजिड्यू कलेक्ट हुआ है, उसको भी इजीली प्रोसेस करके एक आप कह सकते हो कि सॉलिड एयरटाइट कंटेनर के अंदर दबा दिया जाएगा सॉइल के अंदर, ताकि अब सॉइल को भी यहाँ पे नुकसान ना हो, वाटर कंटामिनेशन भी ना हो पाए। तो यहाँ पे आप सॉइल पोल्यूशन भी पढ़ेंगे एंड वाटर कंटामिनेशन यानी कि वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी पढ़ेंगे। एंड इनके अकॉर्डिंगली अब कितनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं या पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ों को अब आप पढ़ेंगे। कौन सा एक्ट इसके साथ लगता है वो सब आप देखेंगे। कौन सी ऐसा बोर्ड बनता है जो कि वाटर वेस्ट के साथ यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ देख रहा है, एंड क्या क्या चीज़ें इसके साथ या कौन सी डिजीजेज होती है, ये सब के ऊपर आप बिल्डअप करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि अब भोपाल गैस ट्रेजेडी में रिलीज हुई थी या लीक हुई थी, इज प्राइमरली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बामेट पेस्टिसाइड्स। मिथाइल आइसोसाइनाइड इज अ आइसोसाइनेट नॉट साइनाइड इज अ हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है दोनों की दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, बेसिकली हाईली टॉक्सिक फ्लेमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक वर्ड देख लेना, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड इसका मेजर काम क्या है, पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए एक तरह से इंटरमीडिएट केमिकल की तरह ये यूज होता है। केमिकल इंटरमीडिएट का एक बेसिक सा मतलब यही होता है कि ऐसा कोई कंपाउंड, बीट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दिस केस, जो कि अब हाईली रिएक्टिव है एंड ईजिली वो एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में चेंज करने के लिए जल्दी से जल्दी करके, आप कह सकते हो कैटलिस्ट का जैसे काम होता है ना हमारे पास, इसी तरीके से केमिकल इंटरमीडिएट का काम होता है कि जो कि हाईली रिएक्टिव होने की वजह से जो चेंज है वो जल्दी लेकर आता है, ठीक है। एंड इस वजह से कार्बामेट पेस्टिसाइड्स बनते हैं। एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर 1984 में जो हुई थी, लार्ज लीक हुआ था यूनियन कार्बाइड से एंड इट रिजल्टेड इन थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स एंड इंजरीज, ठीक। सो इससे जुड़ा एक ये चीज भी है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऊपर पढ़ लेना कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इस्टेब्लिश हुई थी, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लीगली हमारे पास क्या होता है, उसका मतलब क्या है, इसका केस के साथ रिलेशन क्या था। देन कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च बाय क्वाड नेशंस। तो क्वाड का मतलब हम स्क्वाड वर्ड यूज करते हैं ना, तो स्क्वाड में जनरली हमारे पास 4 होते हैं मेंबर्स। तो इस केस में भी क्वाड के लिए भी 4 हमारे पास जो है वो कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अब उनके जितने भी कोस्ट गार्ड्स हैं इन चारों नेशंस के, उन्होंने भी अब मिलिट्री या आप कह सकते हो इंटरऑपरेबिलिटी को डेवलप करने के लिए क्या शुरू किया है, एक ऐसा ज्वाइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब क्वाड लीडर्स के समिट के बेसिस पे 2024 के अंदर विल्मिंगटन डिक्लेरेशन हुई थी, अडॉप्ट किया था उसको क्वाड नेशंस ने, क्वाड लीडर्स ने। एंड ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, कलेक्टिव रेजोल्यूशन टू स्ट्रेंथन अ फ्री, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक। अब ये बेसिकली आपको विल्मिंगटन डिक्लेरेशन ने बोला था, जो अडॉप्ट की गई थी इन द ईयर ऑफ 2024 एंड क्वाड से रिलेटेड है। इससे जुड़ा सवाल अब हम देख लेते हैं कि क्वाड नेशंस अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। क्वाड नेशंस अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 24% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि 24% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 35% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP एंड 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, क्वाड जो है इट अकाउंट्स फॉर दैट।
नेक्स्ट, इंडिया फास्ट ट्रैक्स 52 सैटेलाइट्स फॉर प्रिसिजन सर्वेलेंस फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर। तो बेसिकली अब हमारा क्या है, सर्वेलेंस बेस्ड सैटेलाइट्स, जिसको हम SBS बोल रहे हैं, ये वो प्रोग्राम है जिसके बेसिस पे हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि 21 सैटेलाइट्स जो हैं वो अब DRDO यहाँ पर डेवलप करने वाला है। अब जो 31 हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं वो एक प्राइवेट कंपनी डेवलप करेगी, जो कि एक नया स्टार्टअप था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो माना जा रहा था पहले कि थोड़ा डिले होगा, कि आने वाले 5 या 10 साल के अंदर इसको हम एप्लीकेबिलिटीज़ के लेकर आएंगे, बट अब बोल रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन तेज़ हो रही है, कि इन द ईयर ऑफ 2026 जो है मोस्टली सैटेलाइट्स जो है उनको यहाँ पर डिलीवर करने की बात की जा रही है टू देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स, ताकि अब हमारे पास ऑपरेशन सिंदूर जो होके हटा है उसके बाद हम जो है अपने नेबर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। चाइना के साथ भी हम डेवलप कर रहे हैं अपने टाइज को, तो उसी के बेसिस पे अब यहाँ पे जल्दी की जा रही है। तो SBS-3 इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है। तो अब आप सैटेलाइट्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके उसकी लिस्ट जो आपको मिलती है उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ेंगे कि कौन सी सैटेलाइट का क्या काम है। तो इसके बेसिस पे मैंने आपको अभी इसका बेसिक यूज नहीं बताया कि SBS प्रोग्राम विल वर्क ऑन PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस, बता दिया है मैंने आपको, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। SBS कंप्राइजेज ऑफ 51 सैटेलाइट्स यूजफुल फॉर सर्वेलेंस ओवर बॉर्डर एरियाज एंड IOR। तो 52 सैटेलाइट्स हैं, पहली बात, स्टेटमेंट यहीं गलत हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट जो है स्टेटमेंट का यहाँ पर करेक्ट है कि ये बॉर्डर एरियाज पे सर्वेलेंस करेगा और इंडियन ओशन रीजन के ऊपर यहाँ पे सर्वेलेंस करेगा। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी करेक्ट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A बनेगा, ऑप्शन नंबर C नहीं बनेगा। देन बिहार हैज कंसिस्टेंटली फॉलन बिहाइंड इन रजिस्टरिंग बर्थ्स, रिपोर्ट शोज। तो बिहार के अंदर जो रजिस्ट्रेशन बर्थ्स की हुई है, जो कि अब विद इन 21 डेज आफ्टर द बर्थ मैंडेटरी होता है फॉर द हॉस्पिटल टू गेट इट रजिस्टर्ड, वो यहाँ पर माना जा रहा है कि 71% ही रेट है उसका सक्सेस रेट। तो अब बिहार के बाद फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। तो 3 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि बर्थ रेट यहाँ पर रजिस्टर कर ही नहीं रही हैं, तो इस वजह से जो डेटा है वो पूरा मैच नहीं कर पा रहा है। अब हमें पता है कि जो इलेक्टोरल रोल्स है इसके अंदर भी यहाँ पर रिपीटेडली इंस्पेक्शन होने के बाद चेंजेस लेके आए जा रहे हैं, है ना, वापस से हमारे पास इंटेंसिव तरीके से इलेक्टोरल रोल्स जो है वो रिवाइज हो रहे हैं। ठीक, सो अब उसी के हिसाब से जो डेटा है वो यही बोल रहा है कि जो मैच नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। सो अब उसी के बेसिस पे 2 चीज़ें बोली गई हैं कि जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, वो अब क्या करता है, सिविल रजिस्ट्रेशन मतलब फिजिकली आपके पास रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अवेलेबल है ना, तो उसके बेसिस पे अब क्या डिसीजन होता है कि आपके पास रियल टाइम डेटा होता है, उसको कंपेयर किया गया विद द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो 2009 की रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को और CRS को कंपेयर किया गया। तो ये 71% वाला जो लैग है वो देखने को मिला है। एंड एज अ रिजल्ट अब जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, या जो अब रिक्वायरमेंट है फॉर द कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन के, वो थोड़ा सा खींचे इन सब स्टेट्स को कि ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अदरवाइज 21 डेज से अगर आप डिले भी हो जाते हैं तो इन दैट केस किसी तरीके की SOP यहाँ पर डिज़ाइन की जा सके। ठीक, सो अब हमारे पास जो अमेंडमेंट आया था द बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 इन 2023, उन्होंने बोला था कि आपको अब डिजिटल तरीके से आपका बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो इसके बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो ये शो कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ जो है वो अब बिहार के अंदर मेजरली नहीं ज़्यादा बताई जाती, फॉलोड बाय UP एंड फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। तो इससे जुड़ा सवाल क्या है, इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट हैज फॉलन बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड्स रियल टाइम डेटा एज कंपेयर टू सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। So which of the statements above is or are incorrect? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो हमने रीसेंट रिपोर्ट हमने जो देखी थी, हमने बोला था ना टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि जो टोटल रिप्लेसमेंट लेवल हमारा 2.1 का होता है। पहले तो फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव एज के ड्यूरेशन में, जो कि 15 से 45 तक हम काउंट करते हैं, उसके बीच में एक वुमेन हाउ मच चिल्ड्रन या हाउ मेनी चिल्ड्रन इज शी विलिंग टू हैव, है ना। पहले वो हमारे पास 2.1 जो कि अब रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है कि एक नई जनरेशन जब बच्चे पैदा करती है तो पिछली जनरेशन को रिप्लेस टोटली कर सकती है, मतलब दोनों बर्थ एंड जो प्रीवियस हमारे पास जो जनरेशन है उसको आप कह सकते हो रिप्लेस करने के लिए वो सक्षम है। तो वो 2.1 का रिप्लेसमेंट लेवल हम रेशो मान के चलते थे, ठीक है, बट अब वो 1.9 का रह गया है। सो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। अब मैंने आपको सिविल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उसका बताया था, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की आपको बात बताई थी। रियल टाइम डेटा जो है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सैम्पल जो है कुछ उठाकर, जो 2009 की रिपोर्ट में मैं बोला था वो यही बोल रहा है कि हम बिल्कुल सैम्पल्स को थोड़ा सा उठा के चेक करते हैं कि हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर बनता है। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिमिलर फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
जाएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। लेक्चर कैसा लगा प्लीज बताना, कोई डाउट हो तो भी आप इसमें आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा और बिल्डअप करने की कोशिश करूंगी। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।